हाँ, तो जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था वैदिक सभ्यता के पहले के सिक्के और अभिलेख, सिक्के अभिलेख हम लोग पढ़ लिए थे। अब स्टार्टिंग करेंगे ऐतिहासिक स्रोत में, जिससे हमें इतिहास के बारे में पता चलती है। लिखित और पुरातात्विक के बारे में हमने पढ़ लिया था पिछले क्लास में, हमने सिक्के और अभिलेख पढ़े थे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे वैदिक सभ्यता। ठीक है, एक क्लास लगेगी, खत्म हो जाएगी वैदिक सभ्यता। जो मेन टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम इसमें। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता आखिर स्टार्ट कहाँ से होती है और क्यों बोला जाता है इसे। तो जैसे में कि सिंधु सभ्यता के ख़त्म होने के बाद, ठीक है, जैसे सिंधु सभ्यता ख़त्म हो रही थी और आर्य लोग भारत में एंट्री कर रहे थे मध्य एशिया से, तो स्टार्ट हो रही थी। और वैदिक सभ्यता में ही वैदिक काल किसे बोला गया, तो जिस काल में वेदों की रचना हुई है, वेदों की, उसे वैदिक सभ्यता बोला गया। ठीक है, तो जैसे में कि वैदिक सभ्यता में टोटल वैदिक सभ्यता जितना भी है ना वैदिक काल, उसमें हमें वेद की रचना हुई है। ठीक है, तो जिस काल में जैसे 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच जो होता है वैदिक काल है। ठीक है, 1500 बीसी से मतलब ईसा मसीह के जन्म के 1500 साल पहले से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल होती है। ठीक है, अब इसमें हमें दो मिल गई है। एक है ऋग्वैदिक काल, ठीक है, क्योंकि इसमें ऋग्वेद की हुई है मतलब रचना, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक, और एक है उत्तर वैदिक। ठीक है, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ये जो है ये 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। ठीक है, इसमें ऋग्वेद की रचना हुई है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद की रचना इसके अंत में हो रही थी, लेकिन मेन जो है ना ऋग्वेद सबसे पुराना है, तो ऋग्वेद की रचना इसी काल में हुई है। 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी के बीच में ऋग्वेद की रचना हुई है, इसलिए इस टाइम पीरियड को ऋग्वैदिक काल बोलते हैं। ठीक है, अब है उत्तर वैदिक काल। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो भी काल खत्म होने वाला हो उसे उत्तर बोला जाता है। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद की रचना हुई है। ठीक है, ये जो समय है ना, ये है 1000 बीसी से 1000 बीसी टू 600 बीसी, ईसा मसीह के जन्म से 1000 साल पहले। ठीक है, इसमें अथर्ववेद की रचना हुई है। ठीक है, अथर्ववेद। ठीक है, दिख रही है ना मेरा राइटिंग, तो समझ नहीं आएगा, अथर्ववेद। ठीक है, तो वैदिक काल किस टाइम को बोलते हैं, जिस काल में वेदों की रचना स्टार्ट हो गई है उसे वैदिक काल बोलते हैं। ऋग्वेदिक जिस समय में, जिस टाइम पीरियड में ऋग्वेद की रचना हुई है उसे ऋग्वैदिक काल बोलते हैं। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल की रचना, जो ऋग्वेद की रचना हुई है वो ऋग्वैदिक काल 1500 बीसी से 1000 बीसी तक है। ठीक है, और 1000 बीसी से 600 बीसी तक अथर्ववेद की रचना हुई है, मतलब उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, 1500 ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो अब बात आती है कि आर्य कहाँ से आए थे, जिन्होंने, हाँ, आर्यों के द्वारा जो सभ्यता थी, आर्यों के द्वारा बसाया गया सभ्यता को ही वैदिक सभ्यता बोला गया। ठीक है, तो ऋग्वैदिक रचना भी स्टार्ट उन्होंने किया था, आर्यों ने। तो आर्य कहाँ से आए थे, तो इसे मैं मिटा दे रहा हूँ पहले। तो आर्य जो थे, अलग अलग जो विद्वान हैं वो अलग अलग मत देते हैं कि आर्य कहाँ से आए थे। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि जैसे बाल गंगाधर तिलक ने आर्य कहाँ से आए थे, आर्यों का आगमन। ठीक है, आर्यों का आगमन, तो आर्य कहाँ से आए थे, तो पहले आर्य जो थे ना, बाल गंगाधर तिलक ने बोला है कि आर्य जो थे, यहाँ लिखो, बाल गंगाधर तिलक ने बोला था, बाल गंगाधर तिलक ने, कि ये लोग उत्तर ध्रुव से आए हैं, उत्तरी ध्रुव से। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से आए हैं, बीच में नहीं है, उत्तरी ध्रुव से आए हैं, नॉर्थ पोल की तरफ से आए हैं, बाल गंगाधर तिलक ने बोला है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने बोले हैं कि ये लोग उत्तरी ध्रुव से आए हैं, आर्य लोग। फिर एक और हैं दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, लिख लेना थोड़ा। इन्होंने बोला है कि आर्य जो थे ना, जो वैदिक सभ्यता को स्टार्टिंग किए हैं, वो लोग आए थे तिब्बत से। ठीक है, तिब्बत से आए थे, लेकिन इन दोनों की बात उतना सटीक से नहीं लिया गया। तो एक मैक्स मूलर बंदा था, मैक्स मूलर। ठीक है, लिख लो, ये सब इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन आते हैं कि किसका कौन सा विद्वान का क्या मत था कि आर्य कहाँ से आए हैं, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो मैक्स मूलर ने बताया है कि आर्य जो थे ना वो मध्य एशिया से आए हैं। ठीक है, मध्य एशिया, और इन्हीं का बात सभी लोग, ज़्यादा विद्वान इन्हीं का बात मानते हैं, मध्य एशिया। तो
तो इनका बात सटीक निकला, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिले जो मध्य एशिया से ही आने का प्रमाण मिलता है आर्यों का, तो इनका बात राइट माना गया। ठीक है, तो ये लिखना, ये राइट है, ये रॉन्ग है दोनों। लेकिन हाँ, दोनों मतलब दोनों की बात नहीं माना गया है, लेकिन दोनों को याद रखना है। ठीक है, बात इनका माना गया, लेकिन याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के बारे में किसने बोला था कि आर्य जो है वो उत्तरी पूर्व से आए हैं, मतलब उत्तरी पोल से, सॉरी नॉर्थ पोल से आए हैं, उत्तरी ध्रुव से। तो वो बाल गंगाधर तिलक थे, जो कि इंडियन है। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती, ये भी इंडियन है, तो इन्होंने बोला था तिब्बत से आए हैं आर्य लोग। ठीक है, आर्य जो लोग थे भारत में वो तिब्बत से आए हैं। मैक्स मुलर ने बोला कि मध्य एशिया से आए हैं। मध्य एशिया कौन सा है? तो मध्य एशिया में पांच कंट्री आते हैं, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, जितना तान है ना वो उसी में आते हैं, अफगानिस्तान। ठीक है, वैसे अफगानिस्तान के ऊपर वाला 5 जो कंट्री है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सबसे आए हैं ये लोग। ठीक है, तो ये था, ये मत है, याद रखना। इससे मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने बोला है कि उत्तरी ध्रुव से आर्य आए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोले हैं कि तिब्बत से आए हैं, और मैक्स मुलर ने बोला है कि आर्य मध्य एशिया से आए हैं। तो आर्य मध्य एशिया से आए हैं, मैक्स मुलर की बात को ज़्यादा लिया गया। ठीक है, तो याद रखना, आर्य जो है वो एशिया से आए हैं। अब आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ठीक है, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। इन्होंने भारत में सबसे पहले संस्कृत स्टार्ट किया और लोगों का आर्यकरण स्टार्ट किया, संस्कृत थी। ठीक है, योलिक की सभ्यता ग्रामीण थी। ठीक है, सभ्यता जो थी वो ग्रामीण थी, ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, इनकी भाषा संस्कृत हो गई है। आर्य जो आए हैं मध्य एशिया से आए हैं, और सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। इनकी जो वो है वो पितृ प्रधान थी, सामाजिक व्यवस्था जो थी वो पितृ प्रधान थी। ठीक है, मतलब समाज कैसा था? पितृ प्रधान था, पितृ प्रधान या पितृ सत्तात्मक, जो भी बोलो, पितृ सत्तात्मक। जैसे सिंधु सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी ना, ये पितृ प्रधान था, पितृ सत्तात्मक। ठीक है, तो ये हो गया। अब आर्यों में हो गया कि बंदे तो आ गए इंडिया में, तो इंडिया के मूल निवासी तो आर्य थे नहीं, तो भारत के बंदों को आर्य बनाना स्टार्ट कर दिया। आर्य के मतलब होता है श्रेष्ठ, ये भी लिख लो, एग्जाम में आएंगे कि आर्य का मतलब क्या होता है। ठीक है, आर्य का मतलब श्रेष्ठ। ठीक है, मतलब श्रेष्ठ लोग को आर्य बोला गया है। ये लोग बहुत मंत्र जानते थे और वेदों में लिखा, इन्होंने स्टार्ट किया वेदों में लिखना, तो भारत के लोगों को आर्य करना स्टार्ट कर दिया। भारत के लोग को इन्होंने अनार्य बोला। ठीक है, तो भारत के लोग, ये लोग आर्य थे मतलब श्रेष्ठ, तो भारत के लोग को निम्न, जो बहुत नीचा समझते थे उसे, तो अनार्य मतलब सामान्य लोगों को अनार्य बोला गया, इन्होंने बोला था। ठीक है, अनार्य। गौतम राहुगर जो थे वो उत्तरी भारत को मतलब ये बनाना स्टार्ट कर दिए थे, आर्यकरण स्टार्ट कर दिए थे, और अगस्त ऋषि थे वो बाद में दक्षिण भारत को आर्यकरण स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, तो वो बात हटाओ, ये हो गया, लिख लिया। हाँ, अब इसमें क्या लिखना है कि जो इनकी व्यवस्था थी कि मतलब राज्य की व्यवस्था, तो राज्य अधिकारियों में सबसे मेन पुरोहित और सेनानायक होता था। ठीक है, सेनानी मतलब पुरोहित सबसे ऊपर, उसके बाद सेनानायक सबसे ऊपर होता था राज्यों में। ठीक है, तो ये समझ गए आप ना सारे कुछ। तो फिर हमने क्या अभी पढ़ा कि वैदिक काल जिसमें वेदों की रचना हुई है उसे वैदिक काल बोला जाता है। ठीक है, आर्यों की सभ्यता जो थी वो वैदिक सभ्यता थी, क्योंकि उन्होंने वेद लिखना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, वेद तो स्टार्टिंग में पहले बोला ही गया था, बोलते हुए आ रहे थे, इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं। ठीक है, अब बात आती है 1500 BC से लेके 1000 BC तक ऋग्वेद लिखा गया है या ऋग्वेद बोला गया था। ठीक है, तो उसे हम ऋग्वैदिक काल बोलते हैं। ठीक है, अथर्ववेद जो सबसे बाद में आया है वो उत्तरवैदिक काल में लिखा गया था। जो काल की अंतिम काल चलती है, अंतिम समय चलती है, उसे हम उत्तर बोलते हैं। ठीक है, तो उत्तरवैदिक काल 1000 BC से लेके 600 BC तक उत्तरवैदिक काल था। ठीक है, वो थोड़ा डेवलप स्टार्ट हो गया था, डेवलपिंग। आर्य कहाँ से आए थे? तो एशिया से आए थे। ठीक है, अब संस्कृत थी उनकी लैंग्वेज, भाषा। सभ्यता कैसी थी उनकी? ग्रामीण सभ्यता थी, वो पितृ प्रधान था। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं इसमें कुछ चीज़। राजाओं में पुरोहित और सेनानायक प्रमुख थे, और इसमें जो इसमें जो 7वें मंडल में युद्ध होता है ना, 7वें मंडल में एक युद्ध होती है, ये भी लिख लो कि दशराग का युद्ध 7वें मंडल में होती है। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे, पहले हम समाज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पढ़ लो
कि दशराग का युद्ध किसके किसी बीच हुआ। हाँ, जब पुरोहित और सेनानायक जो थे ना, तो अब हम इसमें पढ़ लेते हैं कि 7वें मंडल में, ये भी लिख लो, 7वें मंडल में ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध की चर्चा है। दशराग युद्ध की चर्चा है, ठीक है। इसमें क्या था कि एक साइड सुदास थे, सुजा जो त्रिशु मतलब कबीले के थे, राजा नेतृत्व करते थे, अकेले ये थे। इनके पुरोहित जो थे युद्ध सलाहकार कौन थे? युद्ध सलाहकार इनका युद्ध सलाहकार विश्वामित्र नहीं, वशिष्ठ। और इधर थे वशिष्ठ 10 जन मतलब 10 जनों का कबीला था। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो नेतृत्व कर रहे थे इनका सम्मरण, राजा सम्मरण, जो पुरु से थे, मतलब पुरु वंश था इसमें। इनको 10 जनों को पुरु बोला गया था। ये त्रिशुगण की तरफ से थे, आर्य थे ये लोग। तो मेन, और इनका कौन था? इनका युद्ध सलाहकार 10 जनों का युद्ध सलाहकार विश्वामित्र थे। विश्वामित्र। लड़ाई कैसे हुआ था? तो लड़ाई जो स्टार्ट हुआ था इन्हीं के कारण हुआ था, विश्वामित्र के कारण। क्योंकि सुदास के पहले जो पुरोहित थे ना, राजा सुदास के पहला पुरोहित विश्वामित्र थे। तो राजा सुदास ने फिर विश्वामित्र को हटा करके वशिष्ठ को अपना गुरु बना लिया, यानी पुरोहित बना लिया। तो इससे वो क्रोधित हो गए विश्वामित्र, और इन्होंने फिर बदला लेने के लिए चले गए और 10 जनों का संगठन बनाया, ठीक है, जिसका नेतृत्व राजा सम्मरण कर रहे थे, ठीक है। तो इन्हीं के कारण युद्ध होता है। अब राजा सुदास की तरफ जो युद्ध सलाहकार थे वो वशिष्ठ जी थे। ये रूढ़िवादी थे, वशिष्ठ जो थे रूढ़िवादी किसे बोला जाता है? कि बिना मान्यताओं के, मतलब बिना कोई तरह के परंपराओं को मानने वाला को रूढ़िवादी बोला गया है, ठीक है। रूढ़िवादी किसे बोलते हैं? कि बिना कोई भी तर्क के परंपराओं को मानने वाले को रूढ़िवादी बोला गया, ठीक है। और ये रूढ़िवादी थे और ये थोड़ा तर्क वाले बंदे थे विश्वामित्र। तो विश्वामित्र को हटा के वशिष्ठ को सुदास बना लेता है अपना पुरोहित। तो बदला लेने के लिए विश्वामित्र 10 जनों का संगठन बनाते हैं और युद्ध होता है दोनों में, रावी नदी के किनारे। ये लिखो, रावी नदी। ये 7वें मंडल, ऋग्वेद के 7वें मंडल में लिखा गया दशराग युद्ध के बारे में। कहाँ से होता है? पुरुषनी नदी, ठीक है। नदी कौन सी? यहाँ लिखो, पुरुषनी नदी के होता है, पुरुषनी नदी, जिसे रावी नदी बोला गया है, ठीक है। रावी नदी के बीच में होता है, ठीक है, मतलब के पास में होता है। इसमें सुदास विजय हो जाता है, राजा सुदास हैं विजय हो जाते हैं, ठीक है। इसमें विश्वामित्र को फिर भागना पड़ता है। वैसे बोला गया था कि ये रावी नदी के जल के समझौता के लिए हुआ था, जल के बंटवारा के लिए भी युद्ध हुआ था, लेकिन ऐसा बात नहीं है। विश्वामित्र को हटा दिया गया था सुदास के द्वारा कि पुरोहित अब तुम्हें नहीं रखेंगे, तुम जाओ, आप जाओ यहाँ से अब कहीं और वशिष्ठ को रख लिए थे, ठीक है। इसलिए बदला लेने के लिए 10 जनों का संगठन बनाते हैं, जिसका नेतृत्व सम्मरण करता है और इधर युद्ध होता है, ठीक है। तो सुदास का विजय होता है, ठीक है। और वशिष्ठ जी इनके युद्ध सलाहकार होते हैं और विश्वामित्र इन 10 जनों का युद्ध सलाहकार होते हैं, ठीक है, युद्ध सलाहकार। फिर विश्वामित्र जो वो गुम हो जाते हैं, धरती के अंदर चले जाते हैं, फिर ताकतवर होकर उभरते हैं, ऐसा स्टोरी है। पुरुष नदी के किनारे ये होता है युद्ध। तो इस युद्ध के बारे में किसमें चर्चा है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ठीक है। तो ऋग्वेद के बहुत सारे ऐसे मंडल हैं। कृषि के बारे में ऋग्वेद के 4थे मंडल में लिखा है कृषि के बारे में, ठीक है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में क्या है? तो गायत्री के द्वारा, सूर्य भगवान के द्वारा सावित्री को वो मंत्र दिया गया, गायत्री मंत्र, ठीक है, समर्पित मंत्र है, जिसको विश्वामित्र ने बताया था। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसी मंत्र से लोगों का आर्यकरण किया जाता था, ठीक है, मतलब आर्य बनाया जाता था इसी मंत्र के द्वारा, ठीक है। तो वो गायत्री मंत्र है। फिर क्या, जो मेन 7वें मंडल में फिर क्या है? दशराग युद्ध के बारे में चर्चा है ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ठीक है। दशराग युद्ध की चर्चा है। तो शायद सबसे पुराना मंडल यही है, 7वां मंडल ही सबसे पुराना मंडल है। और उसके बाद क्या, फिर 8वें मंडल को जो हस्तलिखित था, 8वां मंडल को हस्तलिखित था, वो हाथ से लिखा गया था, उसे खिल कहा गया। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 10वें मंडल में पुरुषयुक्त जो वर्ण व्यवस्था थी, चतुर्थ वर्ण व्यवस्था, उसके बारे में है 10वें मंडल में ऋग्वेद के। तो ये थी, ठीक है। परोसनी नदी खत्म हो गई, परोसनी नदी, अब ये हो गया दशराग खत्म। अब इनके हम व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। चलो, व्यवस्था के बारे में जानने से पहले कुछ और बात लिख लो कि आर्यों का जो था मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन थे। कृषि प्लस पशुपालन, जिसमें से गाय जो थी, गाय सर्वश्रेष्ठ थी। गाय मुख्य थी, गाय के लिए युद्ध हुआ करता था, ठीक है। गाय के लिए युद्ध होता था, जिसे गविष्टि बोला गया है, गविष्ठ, ठीक है। गविष्ठ का मतलब गाय के लिए युद्ध।
और गाय जो थी वो मुख्य थी, सबसे मुख्य गाय थी, ठीक है। और आर्यों का प्रिय पशु बोले, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था, लेकिन मुख्य पशु गाय थी। गाय को अधन्य बोला गया, मतलब ना मारे जाने वाले पशु को अधन्य बोला जाता है, ठीक है। तो उसको गाय को अधन्य बोला गया है। गाय को अधन्य मतलब ना मारे जाने वाले पशु को, अगर कोई भी गाय को घायल किया या जान से मार दिया तो उसे मृत्यु दंड की सजा थी वेदों में उस टाइम, ठीक है। तो आर्य के समय अगर गाय को कोई घायल किया या मारा तो उसको मृत्यु दंड ही मिलता था राजा के द्वारा, ठीक है। और उस समय गायों के लिए ही युद्ध होता था, इसलिए पशुपालन उसमें व्यवसाय थी मुख्य, फेमस। तो बस कृषि प्लस पशुपालन। ये लोग 3 तरह के कपड़े पहना करते थे, आर्य लोग 3 तरह के कपड़े पहना करते थे, ठीक है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे, या फिर लिख लो, ये लोग जो थे वो 3 तरह के कपड़े पहना करते थे, ठीक है। 3 तरह के, आर्य लोग 3 तरह के कपड़े। अधन मतलब ना मारे जाने योग्य पशु, ठीक है। गाय को अगर मार दोगे तो मृत्युदंड थी। आर्य लोग 3 तरह के कपड़े पहना करते थे। पहला वास, दूसरा अधिवास और तीसरा उष्णीय, ठीक है। एक और था, चौथा भी लिख लो, जो अंदर पहना करते थे ना आर्य लोग, उसे नीवी बोला गया था, नीवी, ठीक है। तो आर्य जो थे वो 4 तरह के ड्रेस पहना करते थे, वास, अधिवास, उष्णीय और नीवी। नीवी जो अंदर पहनने वाले, जो अंदर में वह कपड़े पहनते हैं ना लोग, उसे नीवी बोला जाता था उस टाइम। बस ये थी। और कुछ बात लिख लो, कुछ वर्ड भी लिख लो एक, कि जैसे ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है अच्छी है, इसी के लिए आती है। क्वेश्चन आ जाएंगे बड़े बड़े एग्जामों में, या फिर नॉर्मल एग्जाम में भी आते हैं, अब तो हर एक एग्जाम में आएंगे। बोल देगा धन किसे बोला गया था वैदिक काल में, तो न मर जाने योग्य पशु, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन आ जाएगी कि अगर गाय को मारते थे उस टाइम तो कौन सी दंड थी, मतलब कारावास क्या था, तो मृत्यु दंड थी, ठीक है। फिर बहुत सारे क्वेश्चन आएगा कि उस समय मुख्य व्यवसाय क्या था, तो कृषि प्लस पशुपालन, दोनों में कोई भी एक ऑप्शन होगा तो मार देना, पशुपालन तो पशुपालन, कृषि तो कृषि, ठीक है। 3 तरह के ये कपड़े पहना करते थे। अब आ गया कि बस इतना ही था। अब मतलब आगे भी बढ़ते हैं, समाज के बारे में पढ़ेंगे कि समाज व्यवस्था क्या थी। पहले कुछ वर्ड को लिख लो, इंपॉर्टेंट है। जैसे पूरब किसे बोला गया, ठीक है। पूरब जो बोला गया दुर्गपति को बोला गया है, ठीक है। उस समय जो द्वार के रक्षक होता था, दुर्ग का रक्षक दुर्गपति बोला गया था। मतलब दुर्ग के रक्षक को नहीं दुर्गपति, दुर्गपति मतलब दुर्ग के रक्षक के जो अध्यक्ष होता है ना उसको दुर्गपति। याद रखना, पूरब का मतलब दुर्गपति था। दूसरा जो है दुर्गपति हो गया। अब दूसरा है बाजपति। बाजपति किसे बोला गया, तो बाजपति हो गया गोचर भूमि के रखवाल अधिकारी को, गोचर भूमि के अधिकारी। मतलब गाय जो चारा चरती थी ना उस समय, गाय तो फेमस प्रमुख पशु थी गाय, तो गाय जहाँ चारा मतलब खाने जाती थी ना, उस एरिया के जो मुख्य अधिकारी होता था, जो देख रेख करता था, वो बाजपति था, ठीक है। अब आ गया है उग्र। उग्र किसे बोला गया, उग्र। तो उग्र जो था, इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। उग्र जो था वो कौन था, पूरा तो दुर्गपति हो गया, बाजपति गोचर में रखवाला हो गया। उग्र किसे बोलते हैं, तो उग्र जो था ये अपराधियों को पकड़ने का काम करता था, ठीक है। अपराधियों का पकड़ने का काम करता था, पकड़ने का काम, ठीक है, उग्र। अब आ गया एक अस्पष्ट। अस्पष्ट किसे बोलते थे उस टाइम ऋग्वैदिक काल में, तो अस्पष्ट था जो जनता के बीच में रह के जनता का सीक्रेट पास करना कि कौन क्या प्लानिंग बना रहा है, जनता कैसे क्या राजा के बारे में सोचती है, सारे के बारे में जो गुप्तचर होती थी ना, उसमें गुप्तचर होता था उस टाइम, तो उसे बोला गया अस्पष्ट। जनता की गतिविधियों को देख रेख करने वाले गुप्तचर थे अस्पष्ट, ठीक है। तो जनता के गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर अस्पष्ट, ठीक है। फिर हल किसे बोला गया, हल मतलब सिरा, ठीक है। हल मतलब सिरा, और हल रेखा को सीता, हल को सिरा, और यहाँ पे हल रेखा, हल से जो रेखा नहीं खींचती है गाँव में, खेतों में से हल ऐसे लेके चलो, उस रेखा को सीता रेखा,
मतलब हल रेखा को सीता, ठीक है। निष्क और निष्कान मुद्रा की इकाइयाँ थी, ठीक है। इस समय कोई मुद्रा से फेमस थी नहीं, इस समय वो सिस्टम था, बुके सिस्टम था, बुफे सिस्टम था शायद इस समय। मतलब वो सिस्टम नहीं होती है कि मतलब कुछ तुम दो सामान दो, वो बंदा कुछ सामान तुम्हें लौटा देगा उसके बदले में। इसमें किसी को अगर चावल की ज़रूरत है तो वो गेहूँ दे देगा आपको, धान की ज़रूरत है तो ये उसी आदान प्रदान से सिस्टम था ज़्यादा। लेकिन कुछ मुद्राएं वैसे बताया गया था, निष्क और निष्क करके कुछ, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं बताया। तो ये कुछ वर्ड याद रखो, इंपॉर्टेंट है। पूरब किसे बोला गया? दुर्गपति को। बासपति गोचर भूमि के अधिकारी को बासपति, जो गायों को चरने लायक भूमि होती थी उसका अधिकारी था गोचर। उग्र अपराधियों का पकड़ने वाला को उग्र, जैसे आजकल पुलिस होती थी उस समय उग्र होता था। स्पष्ट आजकल रॉ के जो एजेंट हैं, रॉ और आईवी के एजेंट जो है ना, वही उस समय स्पष्ट थी। जनता के मतलब जनता में रह के उसे मालूम नहीं होता था वो गुप्तचर है, और जनता गतिविधियों को राजा के पास पहुँचाया करता था। हल सिरा बोला गया, हल रेखा को सीता बोला गया, ठीक है। कृषि पर पशुपालन थी, गाय के लिए युद्ध होता था, गविष्टि बोला गया था। अधन्य न मारे जाने योग्य पशु, बास अधिवास उसनी और निविक, 3-4 टाइप के कपड़ा पहनते थे ये लोग, ठीक है। ये हो गया, मिटा दे रहा हूँ मैं। अब हम सामाजिक व्यवस्था पर पहुँचते हैं कि सामाजिक व्यवस्था कैसी थी आर्यों की, ठीक है। तो पहला लिखो यहाँ पे, समाज कैसा था। समाज तो एक जानते हो पितृ प्रधान था, पितृसत्तात्मक। समाज कैसा था, तो समाज कैसा था, पहला लिखो समाज कैसा था। तो समाज जो थी ऐसे बंटवारा थी, समाज में जातियों में बंटवारा कैसा था, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बटा हुआ था इसका समाज, ठीक है। सबसे ऊपर तो भगवान होते थे, उसके नीचे जो सबसे जातियों में ऊपर था वो ब्राह्मण था। मतलब उस टाइम ना ऋग्वैदिक काल में जो भी जातियों का विभाजन था वो कर्म के आधार पे था। कर्म, जिसका जैसा कर्म वैसा उच्च जाति मिल जाएगा। जैसे मैं एक स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया, समझ लो ऐसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया। सबसे ऊपर तो भगवान होंगे, ठीक है, गॉड लिख दो। यहाँ पे ब्राह्मण, उसके बाद नीचे, ठीक है, यहाँ पे क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रिय, यहाँ पे वैश्य, यहाँ पे शूद्र। इस समय जो सिस्टम थी वो कर्म के आधार पे थी, ठीक। ऋग्वैदिक काल है ये, कर्म के आधार पर जाति व्यवस्था थी, कर्म के आधार पे। जैसे मैं कि जो बंदा अगर वेद जान गया, वेदों को अच्छा से पढ़ना लिखना जान गया, तो वो ब्राह्मण चला जाएगा, ब्राह्मण में, ब्राह्मण जाति का कहलाएगा उस टाइम, ठीक है। चाहे वो किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, ब्राह्मण कहलाएगा अगर वेद जान गया तो, ठीक है। जैसे हम आज के टीचर लोग वेद बंदे को पढ़ाते हैं ना, ऐसे में कुछ टीचर लोग जो बंदे को वेद पढ़ाते हैं, थोड़ा ज्ञानी हो गए वो लोग क्या हो जाएंगे, ब्राह्मण। अब जो थोड़ा अस्त्र शस्त्र जान गया चलाना, जैसे हम आज के पुलिस आर्मी, ये लोग क्षत्रिय जो रक्षा करते थे, ठीक है। अब आगे वैश्य, जो बिजनेसमैन हो गए, ठीक है, जो बिजनेसमैन लोग हो गए, व्यापार करने वाले, वो वैश्य में आ गए उस टाइम। और शूद्र, बेरोजगार को शूद्र बोला गया, और शूद्र को बोला गया कि तुम ये तीनों को सेवा करोगे, इन तीनों को सेवा करने वाले को शूद्र बोला गया। शूद्र आज के क्या है, उस समय के समझो बेरोजगार लोग जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं बीपीओ और मैन्युफैक्चर में, वो लोग हो गए शूद्र। आज के भी लोग शूद्र के उसी के मानो, क्योंकि आजकल भी बीपीओ और मैन्युफैक्चर में बंदे बहुत ही घटिया, मतलब यहाँ काम नहीं होती है, मतलब आई मीन बीपीओ और मैन्युफैक्चर में लोग काम नहीं करते हैं। यहाँ पे बंदे का खून पसीना नहीं जाता, आई मीन पसीना नहीं जाता है, खून जाता है बंदों का, ठीक है। तो अगर जॉब नहीं लोगे गवर्नमेंट जॉब, तो फिर बाहर जब निकलोगे कमाने के लिए तो काम कौन सा मिलेगा। थोड़ा अगर आप इंटेलिजेंट हो पढ़ने में, इंग्लिश जानती हो, मतलब जानते हो, तो बीपीओ में काम मिलेगा, जिसे कॉल सेंटर बोला गया, ठीक है। कुछ भी नहीं जानते हो तो मैन्युफैक्चर में पैकिंग वैकिंग करो, ठीक है। और एसी तो रहेगी, लेकिन आपको एसी का असर नहीं पड़ेगा कॉल सेंटर में, बीपीओ में। जाओगे वहाँ पे बैठोगे, 8 घंटा कंटिन्यू बोलते रहना है, और वो भी ध्यान से, ठीक है। और अगल बगल प्रेशर 8 घंटा, फिर तब पता चलेगा कि हमने आज अगर पढ़ लेते तो फिर ये काम नहीं करना पड़ता। उस टाइम आपको पढ़ाई याद देगी कि हाँ, पढ़ाई करने वाले बंदे अच्छे होते हैं, काश जॉब मिल जाता, गवर्नमेंट जॉब। उस टाइम आपको याद आएगी पढ़ाई की, जब काम कहीं नहीं मिलेगा कुछ भी तो, और मिलेगा भी तो बीपीओ और मैन्युफैक्चर, यही तो काम ही है प्राइवेट में। और भी काम है, अब किसी का चपरासी बनोगे प्राइवेट में, किसी दुकानदार के वो बनोगे, तब तो वो तो अलग काम हो गया ना। और वैसे ही फिर आपकी लाइफ चलेगी, सैलरी बस चिल्लड़, सैलरी उसमें चिल्लड़ मिलती है। काम आपका तो लेगा, खून निकाल लेगा अंदर से, लेकिन सैलरी चिल्लड़ ही देगा,
सरकारी गवर्नमेंट जॉब वाले से 3 गुना कम सैलरी, और मेहनत सरकारी जॉब वाले से 5 गुना ज़्यादा। आप अगर सुबह उठे हो तो सुबह का सूरज भी ना देखो और रात का सूरज ना देखो, लंच में आप दिन का सूरज देख सकते हो इस सिस्टम में, आई मीन बीपीओ और मैन्युफैक्चर में। तो ये बंदे मस्त मार रहे हैं, मस्त काम करते हैं बीपीओ में, तो भी है बंदे खुश बहुत सारे। तो वैसे ही उस टाइप की सिस्टम थी कि अगर कोई बीपीओ में काम करने वाला हो तो उसे शूद्र बोला गया है, आई मीन बेरोजगार को, लोग को। तो ब्राह्मण कौन थे? जो वेदों को जान गए। क्षत्रिय जो अस्त्र शस्त्र चलाना जान गया, लोगों का रक्षा करने जान गया, वो क्षत्रिय, जो आज के राजपूत हो गए। वैसे लोग कौन हो गया? वैसे लोग थोड़ा व्यापारी लोग वैसे हो गए। शूद्र कौन हो गया? जो नहीं काम करने वाले, बेरोजगार, वो तीनों का सेवा करेंगे, ऐसा बोला गया था ऋग्वेद में। ऋग्वैदिक काल में जो सामाजिक व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवसाय था, वर्ण के आधार पे था, मतलब कर्म जैसा वैसा जाति। इसलिए अगर एक परिवार में 4 तरह के जाति रह सकते थे उस टाइम, जैसे में कि एक परिवार हुआ, उसमें अगर कोई बंदा वेद पढ़ना जान गया, एक वेद हो चाहे कितना वेद हो, पढ़ना जान गया, तो वो ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मण जाति का। चाहे परिवार एक ही हो लेकिन वो ब्राह्मण जाति का हो गया वो बंदा सिर्फ। दूसरा बंदा अस्त्र शस्त्र चलाना जान गया थोड़ा, तो वो वैश्य हो गया, वैश्य नहीं हो गया, वो क्षत्रिय हो गया। तीसरा बंदा वो उस बोला इस समय हमें इंटरेस्ट नहीं है, हम व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे कुछ का, तो वो वैश्य हो गया, वैश्य जाति का। और एक बंदा बेरोजगार जो घर में आके होते हैं वो शूद्र हो जाएंगे, ठीक है। तो उस टाइम की एक परिवार में 4 जाति के लोग रह सकते थे, क्योंकि कर्म के आधार पे था व्यवसाय, आई मीन जाति, ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में सिस्टम उल्टा हो जाती है। उत्तर वैदिक काल में आते आते वंश के आधार पे हो जाती है, ठीक है। जैसे में वंश के आधार पे, जैसे में ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही रहेगा, चाहे वो वेद पढ़े या ना पढ़े, चाहे बेरोजगार क्यों ना हो, वो ब्राह्मण ही रहेगा। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, शूद्र का बेटा शूद्र और वैश्य का बेटा वैश्य, ठीक है, चाहे वो कर्म करे या ना करे, वंश के आधार पर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। तो ये सिस्टम थी। और एक जाति उत्तर वैदिक काल में एक जाति से एक परिवार में एक ही जाति के लोग रहते थे, लेकिन ऋग्वैदिक काल में एक परिवार में 4 जाति के लोग रह सकते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, क्योंकि ये कर्म के आधार पे था। और उत्तर वैदिक काल में वंश के आधार पर हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया इस टाइम का सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। अब कर्म के आधार पर था ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, याद रखना ऋग्वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में चेंज हो जाती है, वंश के आधार पर जाती है। तो इसे मैं उड़ा दे रहा हूँ। और 10वें मंडल में ही, ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही पुरुषोक्त वर्ण, मतलब 10वें मंडल में ही, इसी समाजी में था, ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुर्थ वर्ण व्यवस्था के बारे में लिखा गया है। पुरुषोक्त में चतुर्थ वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया, जिसमें बोला गया है कि ब्रह्मा के मुख से पंडित जी, मतलब आई मीन ब्राह्मण हुए हैं, भुजाओं से क्षत्रिय हुए हैं, जंघों से वैश्य हुए हैं और चरणों से शूद्र हुए हैं, ठीक है। ये 10वें मंडल में बताया गया था ऋग्वेद के। लेकिन उस समय जाति का जो सिस्टम था ऋग्वैदिक काल में वो कर्म के आधार पे था, जैसा काम करोगे वैसा जाति होगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वंश के आधार पे हो जाता है, काम करो या ना करो, ठीक है। तो ये थी वर्ण व्यवस्था। दूसरा आगे है कि राजा को एडवाइस देने वाला पंचायत या समिति, ठीक है। राजा को एडवाइस देने वाला, सलाह देने वाला संस्था या पंचायत सभा जो होती है, तो राजा को सलाह देने वाला संस्था या पंचायत थी, दो तरह के थी, ठीक है। एक था सभा और एक था समिति, ठीक है। सभा और समिति दिख रहा है ना मेरा राइटिंग? नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा बात को ध्यान देना, मेरा बातों पे। सभा जो थी ये श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों के लिए थी, श्रेष्ठ एवं संभ्रांत। श्रेष्ठ मतलब महान, जो अच्छा जानकार हैं, पुरोहित लोग, महान लोग, और संभ्रांत मतलब उच्च लोग, थोड़ा पैसे वाले लोग और थोड़ा जातियों में ऊँचे। तो श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोग का ये थी संस्था थी सभा। जैसे आज के राज्यसभा हो गया है, राज्यसभा में कौन लोग जाते हैं? राज्य के प्रतिनिधि जाते हैं, जो थोड़ा ज़्यादा एडवांस है, मतलब पढ़ने में तेज़, दिमाग में तेज़, जो प्रतिनिधि भेजते हैं लोग राज्य से राज्यसभा में। तो राज्यसभा में पढ़े लिखे लोग ही ज़्यादा रहते हैं, तो वो हो गया है सभा। समिति हो गया है सामान्य लोगों के लिए। समिति जो दो ही टाइप की थी, समिति जो हो गया है ये सामान्य लोगों के लिए, समान लोगों के लिए, ठीक है। समान लोगों के लिए थी समिति, ठीक है। और इसका जो अध्यक्ष था, इसके अध्यक्ष को समान लोगों था, इसका प्रतिनिधि जो है
मतलब सामान्य लोगों के प्रतिनिधि करने वाली थी समिति, ठीक है। इसके अध्यक्ष को क्या बोला गया? इसके अध्यक्ष को ईशान बोला गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ईशान। सामान्य लोगों की प्रतिनिधि करती थी समिति, और समिति के अध्यक्ष को ईशान बोला गया। क्वेश्चन आएगा ये कि ईशान किसके अध्यक्ष थे? ईशान किसके अध्यक्ष को बोला था? जैसे राज्यसभा जो लोकसभा जो है आज ना, वो जनता की, सामान्य जनता की प्रतिनिधि करती है लोकसभा, ठीक है। और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो प्रोटेम स्पीकर हो गए, स्पीकर जी हो गए, मतलब जो अभी है ओम बिरला, ठीक है। तो वही है, ठीक है, हो गया ना, ओम बिरला ही है ना अभी। तो यही हो गया अध्यक्ष। तो उस समय जो समिति थी ये सामान्य लोगों की प्रतिनिधि थी, इसके अध्यक्ष को ईशान बोला गया था, ठीक है, समझ गए। और सभा जो थी ये श्रेष्ठ एवं समृद्ध लोगों की सभा थी, जो राजा को एडवाइस दिया करते थे दोनों मिलके। ये सामान्य जनता का एडवाइस यहाँ पहुँचाते थे, और ये सभा जो थी ये माइंड मत लगाती थी। इसमें बहुत लोग, पुरोहित, मंत्री, सेनापति, श्रेष्ठ लोग बैठा करते थे और राजा को एडवाइस दिया करते थे, ठीक है। और ये सामान्य जनता के लोग, और समिति के जो अध्यक्ष हुआ करते थे समिति के, वो ईशान बोला जाता था उन्हें, ठीक है। तो ये हो गया, राजा का सलाह देने वाले दो हो गए, ठीक है। इसे बढ़ाता हूँ, यही दो टाइप की थी संस्था इसमें। अब तीसरा क्या है? तो तीसरा यज्ञ के बारे में पढ़ लो। यज्ञ भी इस टाइम हुआ करती थी, ठीक है। यज्ञ 3 टाइप की होती थी इस टाइम। यज्ञ जो थी 3 तरह की थी यज्ञ, ठीक है। पहला यज्ञ लिखो, पहला यज्ञ थी अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। अरे यार मेरा राइटिंग भी ऐसा ही है। यज्ञ, इसमें जो था कि घोड़े को छोड़ दिया जाता, बस एक यज्ञ किया जाता था, और पूरे भारत में जहाँ जहाँ तक क्षेत्र है बता दिया जाता कि इस राजा अश्वमेध यज्ञ करने वाले हैं, घोड़ा छोड़ने वाले हैं, जिससे अपना ताकत आजमाना हो वो घोड़े का पकड़ लो। जो राजा को, जो अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा तैयार किया जाता था बहुत अच्छा सा, उसमें लिखा रहता था इस राजा का घोड़ा है, और उसे छोड़ दिया जाता था। अगर घोड़ा जिस भी एरिया को पार कर गया वो एरिया इस राजा के अंदर जिसका घोड़ा था, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ वाले। और जिस राजा को लड़ना है कि नहीं हम आपके अधिकार में नहीं है, तो वो घोड़ा को पकड़ लो। घोड़ा को पकड़ लिया, उसके पीछे सेना होती, भयंकर सेना, सेनापति के अंडर में लड़ाई होती थी स्टार्टिंग। उस समय अगर हरा दिया तो वो घोड़ा आपको छोड़ देगा, वो राज्य आपका अंडर, फिर घोड़ा आगे जाओ। ऐसे तस्में यज्ञ, मतलब कि हम ताकतवर हैं, उस एरिया तक मेरा अधिकार है, जिसे अपना अधीनता स्वीकार नहीं, जो मेरे से ताकतवर मानता है वो इस घोड़ा को पकड़ ले। तो जो घोड़ा को पकड़ लिया फिर युद्ध स्टार्ट दोनों में। अब घोड़ा अगर उसके एरिया क्रॉस कर गया तो वो एरिया इस राजा के अंदर जिसका अश्वमेध का यज्ञ घोड़ा था, ठीक है। तो ये घोड़ा छोड़ा, मतलब दूसरा आ गया। दूसरा टाइप का यज्ञ जो था वो कौन सा था? अश्वमेध यज्ञ तो समझ गए कि इसमें घोड़े को छोड़ा जाता था, उस पर लिखा रहता था राजा का नाम, इस राज्य का घोड़ा है जिसे, और वो जो घोड़ा है वो अगर जो भी एरिया पार कर गया, वो जो एरिया थी वो इस राजा के अंडर आ गई जिसकी घोड़ी है, ठीक है, जिसका घोड़ा है। जिसे युद्ध करना वो घोड़ा को पकड़ ले। तो उसमें बड़े बड़े ताकतवर राजा ऐसा ही किया करते थे अश्वमेध यज्ञ, जिसे ताकत का पता चलता है, ठीक है, कि अश्वमेध यज्ञ कराने के बाद वो राज्य अंडर, ठीक है। दूसरे टाइप की यज्ञ थी, एक राजसूय यज्ञ होती है, एक वाजपेयी यज्ञ है, ठीक है। दूसरे टाइप की है वाजपेयी यज्ञ, लिखो ये सब, वाजपेयी यज्ञ, ठीक है। वाजपेयी यज्ञ में होता था अपना शक्ति प्रदर्शन करना कि हमारे पास इतनी सेना है, ये तगड़ी सेना है, इतनी घुड़सवार सेना है, इतनी लाख का हाथियों का सेना है, इतनी 1000 का रथ है, ये सब सेना, इतने टाइप का हथियार हैं हमारे पास, एक से एक तलवार, एक से एक धनुष, उस टाइम के प्राचीन वैदिक में, ठीक है, कितने सारे लोहे का हथियार। तो वाजपेयी यज्ञ हुआ करता था अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कि हमारे इतने शक्ति, और राजाओं को बुलाया जाता था कि आइए हमारे शक्ति देखिए, ठीक है। जैसे आजकल के 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस में हमारे भारत शक्ति प्रदर्शन करता है ना, एक से एक रेजिमेंट आती है, एक से एक अलग अलग टाइप के BSF में भी बहुत सारे, मतलब जितने भी हमारी तरफ से रेजिमेंट और वो हैं, BSF हैं, CISF हैं, सारे गुटों आते हैं, एक से एक चीज़ दिखाया जाता है, शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। वैसे ही ये शक्ति प्रदर्शन था वैदिक सभ्यता में। तीसरे टाइप का जो यज्ञ था उसमें के बाद राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ठीक है, हो गया ना राजसूय यज्ञ। इस समय जो था ना ये राज्याभिषेक के समय हुआ करता था, ठीक है। ये घोड़ा वाला हो गया, घोड़ा छोड़ा जाता था, ठीक है, घोड़ा छोड़ा जाता था। ये शक्ति प्रदर्शन, और ये जो रास्ता ये राज्याभिषेक के समय, राज्याभिषेक के समय, ठीक है। राजा को जब कोई भी राजा को बनाया जाता ना कि आज ये उत्तराधिकारी राजा घोषित करते हैं, तो राजसूय यज्ञ करवाया जाता, ठीक है। उसमें बहुत सारे अगल बगल के राजाओं को बुलाया जाता था जो मित्र राजा थे,
तो राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक के समय, वाजपेयी यज्ञ शक्ति प्रदर्शन के लिए, अश्वमेध यज्ञ घोड़ा छोड़ दिया जाता कि चलो अब युद्ध करने का मन हो गया, घोड़ा छोड़ दो, जो बंदा पकड़ लेगा घोड़ा उससे युद्ध होगा। ठीक है, तो यज्ञ 3 तरह के थे, हो गया, समझ में आ गया सबको। अब आ गया है चौथा, क्या क्या पढ़ लिए, यज्ञ हो गया तीसरा। अब हम देवता पढ़ लेते हैं। ठीक है, देवताओं के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। चौथा पॉइंट, कौन कौन से देवता फेमस थे और कौन कौन से किस चीज़ का देवता थे, देवता। ठीक है, देवता अब आगे सबसे ऋग वैदिक काल में सबसे जो फेमस देवता थे और प्रिय देवता थे वो इंद्र थे। ठीक है, तो इंद्र थे सबसे प्रिय देवता उस टाइम। पहला लिखो इंद्र, इंद्र से सबसे फेमस और सबसे प्रिय देवता। ये इसको मतलब किस चीज़ का देवता माना गया था इंद्र भगवान को, तो युद्ध एवं वर्षा का नेता। ठीक है, वर्षा का नेता मतलब वही भगवान। ठीक है, दूसरा आगे हैं अग्नि का, लिख लो, अग्नि भी मेन है। ठीक है, अग्नि जो है, अग्नि का जो जैसे बंदे को अपना कोई सा बात भगवानों के पास पहुंचाना होता था तो अग्नि को प्रकट किया जाता था। तो मानव और भगवान के बीच जो मध्यस्थता की काम करते थे वो अग्निदेव थे। ठीक है, तो एक तो आग की देवता हो गए और मानव एवं मनुष्य एवं भगवान, मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थता का काम। ठीक है, मध्यस्थता काम, इनके चर्चा 200 बार है ऋग्वेद में, 200 बार है ऋग्वेद, और इनका है 250 बार, 250 बार। और आर्य के बारे में जो ऋग्वेद में चर्चा है वो 36 बार है आर्य के बारे में ऋग्वेद में। फिर 144 बार जो बताया गया था, 144 बार चर्चा जो है वो सोम भगवान का है। तो जो जिसकी चर्चा ज़्यादा टाइम हुआ है वो फेमस है। ठीक है, तो ऋग्वेद में इंद्र की चर्चा 250 बार है, अग्नि की चर्चा ऋग्वेद में 200 बार है, सोम की चर्चा ऋग्वेद में 144 बार है, आर्य शब्द की चर्चा ऋग्वेद में 36 बार है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ऐसे मैं बोल दिया, इंपॉर्टेंट नहीं है ये, मतलब ऐसे बता दिया हूँ। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में ही जब बहुत सारे मतलब भगवानों के बारे में कि वामना अवतार जो लेते हैं विष्णु भगवान, उनके बारे में सबसे पहला आख्यान ऋग्वेद काल में है। बस हो गया, अब तो 250 बार हो गया, 200 बार हो गया। अब आगे हैं सोम, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में 144 बार है। तीसरा पॉइंट, सोम। सोम क्या बोला गया, वनस्पतियों का देवता, जंगल या वनस्पतियों का देवता, वनस्पतियों का देवता सोम थे। इनका चर्चा 144 बार है ऋग्वेद में। ठीक है, याद रखना ऋग्वेद में सारे में चर्चा है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में ही ऋग्वेद का ही स्थापना में ऋग्वेद ही लिखा गया था। चौथा वरुण। वरुण किनके भगवान थे जानते हो, वरुण किसका, पृथ्वी वायु। ठीक है, पृथ्वी वायु और समुद्र, समुद्र का देवता थे वरुण, पृथ्वी वायु समुद्र का देवता। मारुत चौथा हो गया। पांचवा मारुत, मारुति नंदन हनुमान जैसे बोला गया है, तूफान का देवता। मारुत को तूफान का देवता, आंधी तूफान का देवता, तूफान का देवता। ठीक है, और क्या, धौ, धौ इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। ठीक है, एक से धौ, सबसे पहला सबसे प्राचीन देवता थे धौ, जिसको आकाश का देवता बोला गया। ठीक है, आकाश का देवता। ठीक है, आकाश का देवता धौ थे, सबसे पुराना, सबसे प्राचीन। ठीक है, तो ये लोग थे। और क्या, अग्नि वरुण ये सब तो हो ही गया है, और भी कुछ है क्या, बस एक दो छूटा होगा तो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, इनकी ज़्यादा चर्चा है वो पर लिख लो। ठीक है, तो ये देवता थे। ठीक है, आर्यों की चर्चा 136 बार है ऋग्वेद में, ये मेन थे। अब तो कुछ छूटा नहीं ना, अब किसी का देवता याद दिलाओ तो मैं लिख दूंगा। किसी कौन सी इसका देवता, तूफान का देवता हो गया, पानी जल सब कुछ का, आग का देवता, वनस्पति का देवता। अब ऐसा कौन सा देवता बचे हैं, और एक दो होंगे। अश्विनी नाम का कोई देवता है, अश्विनी नाम का। ठीक है, अश्विनी नाम का एक देवता हो गया। विष्णु, हाँ विष्णु भगवान के बारे में भी लिख लो, उसने लिखा हुआ था।
विष्णु को पालनकर्ता बोला गया है, ठीक है। रुद्र को भगवत शिव बोला गया था, हो गया ना। 5, 6, 7 विष्णु, सारे भगवान का चर्चा है। हमें आज जितना ही भगवान पढ़े सब वेदों में लिखा गया था, तभी हम लोग पढ़ रहे हैं आज। विष्णु थे पालनकर्ता, पालनकर्ता के नाम से पालनकर्ता देवता विष्णु भगवान थे। रुद्र एक थे, 8वां रुद्र, जिसे शंकर भगवान भी बोला गया, गुस्सा होने का देवता, ठीक है। रुद्र थे, थोड़ा गुस्सा जाते थे तो इनको शंकर भगवान लिख सकते हो। शिव भगवान, रुद्र शिव भगवान। और भी कुछ है क्या? बस 8 टाइप के देवता हैं, काफ़ी हैं। इंद्र, वरुण, ब्रह्मा जी को जानते ही हो कि ब्रह्मा को बोला गया था हमारे देश को सुंदरता बनाने का। ऐसा नहीं बोला गया है किसी लड़की को या लड़के को देख के बोल के ब्रह्मा ने इन्हें, भगवान ने इन्हें बहुत टाइम दे के बनाया है, ठीक है। तो ब्रह्मा जी वही देवता हैं सुंदरता बनाने वाले। कि जब ब्रह्मा जी फ्री बैठे हुए हैं तो किसी को बड़ा देख के डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन उनका भाग्य लिखना ही छोड़ देते हैं वो, क्योंकि वो तो सिर्फ डिज़ाइन करते हैं कि जात मतलब तुम देखते ही बंदे तुम पे फिदा हो जाए, लेकिन उनके उसके भाग्य में क्या होता है वो तो विष्णु भगवान डिसाइड करते हैं, ठीक है, डिसाइड। तो बेचारा एक देवता अगर आपको सुंदरता दिए तो कुछ और छीन लिए, वैसा सिस्टम था। और किसी को सुंदरता नहीं दिए तो कुछ और उसके बदले मिल गया उसे, ठीक है। लोग तो आजकल सुंदरता पे ही जाते हैं। चलो ठीक है, ये तो हो गया देवता के बारे में, हो गया। अब हम पढ़ेंगे नदियाँ के बारे में, ठीक है। कि कौन से इस समय नदियाँ थी, क्या नाम था उस टाइम, ये सब तो हो गया। 1-2 देवता छूट गया है तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, देवता उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब तो पूछेगा ही नहीं। बस पूछेगा कि इंद्र और अग्नि के कितने बार चर्चा गया ऋग्वेद में, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन बनाया तो 250 बार 200 बार किस चीज़ का देवता थे, बहुत ज़्यादा हार्ड बनाया तो ये सब मेंस में काम आ सकता है लिखने के लिए। तो ये सब उतना पूछेगा नहीं। अब आगे हैं पाँचवा पॉइंट, देवता हो गया। नदियाँ के बारे में पढ़ लेते हैं, कौन से नदियाँ थी उस समय, ठीक है। नदियाँ दिख तो रहा है, नदियाँ लिखा हुआ है, हाँ चलो ठीक है, दिख रहा है। उस टाइम की ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ जो थी, ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, उस समय नदियों का अलग अलग नाम था, ठीक है। तो पहला नदी के नाम लिखो यहाँ पे, वितस्ता, झेलम को बोला गया, ठीक है। झेलम को वितस्ता बोला गया। दूसरा चिनाब को क्या बोला गया, अश्किनी, हाँ यही बोला गया, अश्किनी। चिनाब को, चिनाब नदी को अश्किनी बोला गया। तीसरा ब्यास को क्या बोला गया, विपाशा, ब्यास को याद कर लो, इम्पोर्टेंट है, आती है क्वेश्चन सब में, जैसे MTS से लेके हर एक वनडे एग्जाम में आती है कि कौन सी उस समय किस नदिया का क्या नाम था, तो इसमें इम्पोर्टेंट है तो लिख लो। चौथा जो है सतुद्री, ठीक है, सतलज को, ठीक है। और क्या, पाँचवा सिंधु को सिंधी, घग्गर, सरस्वती को घग्गर बोला गया, घग्गर को दृश्यधती बोला गया, दृश्यधती, ध में ध है, दृश्यधती, घग्गर को यह सरस्वती भी बोला गया है, ठीक है। छठा नदियाँ, सिंध लिख लो, सिंधु नदी, सिंध जो है इसे सिंधु बोला गया, ठीक है। सिंधु नदी कितने बार चर्चा है ऋग्वेद में, सिंधु नदी की चर्चा सबसे ज़्यादा है। पूछेगा कि ऋग्वेदिक काल में सबसे ज़्यादा किस नदिया की चर्चा है या वैदिक काल में, तो सिंधु नदी की चर्चा है, क्योंकि अधिकतर सिंधु नदी के बारे में जानते थे। गंगा के बारे में 1 बार है ऋग्वेद में, ठीक है। यमुना के बारे में 3 बार। सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, सरस्वती थी, ये लिखो, सबसे पवित्र सरस्वती नदी, सबसे पवित्र थी सरस्वती नदी, ठीक है। सरस्वती नदी सबसे पवित्र। सिंधु सबसे सर्वाधिक बार, सर्वाधिक टाइम इसका यूज़ था सिंधु नदी का। 1 बार गंगा का, 3 बार यमुना का, बस इतना याद करना, ज़्यादा नहीं। 5, 6, 7, ठीक है, हो गया ना। 5, 6, 7 सिंधु कौन सा हो गया, वितस्ता, झेलम, चिनाब, ब्यास, झेलम हो गया ना, ब्यास हो गया, सतलज हो गया, रावी का हो गया ना, रावी नहीं हुआ, रावी का नहीं हुआ ना, परुष्णी जहाँ दसरा का युद्ध हुआ था, परुष्णी नदी, रावी। मेरा थोड़ा वर्ड में 1-2 मात्रा खराब हो तो लिख लेना, बस मैं जो बोल रहा हूँ उस पे आधार पे अपना वर्ड सुधार लेना सब, ठीक है। परुष्णी हो गया, परुष्णी आधा स हो सकता है, ठीक है, परुष्णी। चलो मैं इधर सुधार देता हूँ, वैसे सुधार लेना,
परुष्णी ऐसे हो सकता है, देख लेना। रावी नदी को परुष्णी बोला गया है। हो गया। और कोई नदी है क्या? गंडक का सदानीरा, गंडक 8वां नदी सदानीरा, सदानीरा लिखा हुआ ना, समझ में आ गया ना, सदानीरा है ये। हाँ सदानीरा समझ लेना, गंडक। ठीक है। और क्या और लिखा दूँ? गोमल, गोमती, गोमती का गोमल भी लिख लो। वैसे नदियाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ऐसे ही लिखा दे रहा हूँ। कोई इम्पोर्टेंट नयमा हो गया है किसका? गोमती का, गोमल इंपॉर्टेंट है। वैसे नदियाँ, सॉरी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये। गोमल, गोमती हो गई, गोमती। ठीक है। गोमती कहाँ? लखनऊ में। हो गया। तो ये नदियाँ होंगी। वितस्ता किसे बोला गया था ऋग्वेदिक काल में? ये प्राचीन नाम है, ये आधुनिक नाम है। ठीक है। वितस्ता बोला गया था झेलम नदी को, झेलम नदी आज है, झेलम को वितस्ता बोला गया था। चिनाब को असिकनी बोला गया था। ब्यास को बिपाशा बोला गया था। सतलज को सतोतरी बोला गया था। घग्घर को जो सरस्वती नदी बोला जाता है, तेजधती है। सिंधु को सिंध बोला गया था। रावी को परुष्णी बोला गया था। गंडक को सदानीरा बोला गया था। गोमती को गोमल बोला गया था। ठीक है। ये 9 नदियाँ हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखो। 1-2 नदियाँ छूटे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी थी उस टाइम। पवित्र पूछे, पवित्र नदी सरस्वती नदी। ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइम नदी कौन सा यूज हुआ था? सिंधु नदी बोला गया था। 1 बार सिर्फ गंगा नदी, 3 बार यमुना नदी। तो ये खत्म हो गया। इस टाइम पूछेगा सबसे प्रिय पशु आर्यों का कौन सा था? प्रिय बोलेगा तो घोड़ा, मुख्य पशु बोलेगा तो गाय। ठीक है। इस टाइम कौन सी व्यवसाय थी प्रमुख? तो कृषि और पशुपालन दोनों, अगर एक हो तो पशुपालन या कृषि मार देना। ठीक है। सिंधु सभ्यता में कौन सी थी? तो कृषि पशुपालन थी, लेकिन उस समय सबसे पहले किसका खेती किया गया था? कपास का। सिंधु सभ्यता में कपास की सबसे पहले खेती की गई थी, याद रखना। अब हो गया ना सिंधु सभ्यता, ये हो गया। चलो नदियाँ हो गई, नदियाँ को निपटा दिया। नदियाँ के बाद और क्या पढ़ ले देवता? नदियाँ हो गई है। अब हाँ, एक दर्शन भी पढ़ लो। दर्शन भी बहुत सारे, तो फिलोसफी जो दर्शन थी ना, 6 पॉइंट लिख लो। दर्शन 7 टाइप के दर्शन थे। ठीक है। 7th दर्शन। ठीक है। और वैदिक सभ्यता में एक और बात जान लो कि वैदिक सभ्यता में आर्य लोग जो इंडिया में, भारत में आर्य लोग सबसे पहले कहाँ आए थे? तो अफगानिस्तान, पंजाब वाले एरिया में, और फिर हरियाणा वाले में। अब ये पूछेगा कि आर्य लोग सबसे पहले कहाँ बसे थे आके? आर्य लोग सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो अफगानिस्तान और पंजाब वाले एरिया में। लेकिन पूछेगा कि भारत में आर्य लोग कहाँ बसे थे आके सबसे पहले? तो सप्त सैंधव प्रदेश, ये पहले लिख लो, सप्त सैंधव प्रदेश। उसको छोड़ो पहले। आर्य सबसे पहले कहाँ आके बसे थे? आर्य भारत में कहाँ आके बसे थे? तो सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश, जो कि आज पंजाब और हरियाणा है। पंजाब एंड हरियाणा वाला एरिया है। ठीक है। सप्त सैंधव प्रदेश क्यों बोला गया उस एरिया को? क्योंकि पंजाब में 5 नदियों का है। 2 नदियों के आब को, 2 नदी जब बढ़ रही उसके जगह को आब बोला गया है, तो 2 नदियों के आब को दोआब, 5 नदियों के आब को पंजाब। ठीक है। वैसे ही 7 नदी थी। पंजाब में 5 नदी हो गई है, सतलज, रावी, झेलम, ब्यास, चिनाब, ये सब हो गया है। और हरियाणा में जो उधर थी घग्गर, सरस्वती नदी हरियाणा से बहती है। और एक आगे तरफ पंजाब और पाकिस्तान के पास सिंध नदी थी। 7 नदी हो गई ना। तो 7 मतलब सप्त और सैंधव मतलब नदी, सप्त सैंधव प्रदेश उसी को बोला गया। ठीक है। तो पंजाब और हरियाणा को सप्त सैंधव प्रदेश बोला गया, जहाँ आर्य भारत में रहने आए थे। ठीक है। और ऐसे सबसे पहले भारत में आर्य कहाँ आए थे रहने के लिए? अगर क्वेश्चन में होगा, जैसे पूछेगा आर्य सबसे पहले भारत में कहाँ रहने आए? तो अफगानिस्तान और पंजाब, और मतलब भारत में नहीं, सबसे पहले कहाँ है? तो अफगानिस्तान और पंजाब, अफगानिस्तान और पंजाब के एरिया। भारत में सबसे पहले कहाँ है? तो सप्त सैंधव प्रदेश, जो कि पंजाब और हरियाणा के एरिया है। बता दिया सप्त सैंधव प्रदेश किसे बोलते हैं। तो ये हटाओ। अब हम लिखते हैं दर्शन। दर्शन के कितने थे? 7 दर्शन थे। इंपॉर्टेंट है। पहला दर्शन लिखो, चावर्क दर्शन। चावर्क दर्शन। ठीक है। दर्शन लिखो पहले, और प्रवर्तक भी उसका लिख लो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दर्शन मतलब फिलॉसफी, मतलब बंदे ज्ञान लेते थे इसका। और प्रवर्तक, ठीक है, प्रवर्तक हो गया ना, प्रवर्तक तो लिख देना, प्रवर्तक, ध्यान दे देना एक और वर्ड पे। ठीक है। दर्शन इधर साइड लिखो। पहला दर्शन है चावर्क। चावर्क दर्शन के थे चावर्की। ठीक है। दूसरा हो गया है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के कपिल।
ठीक है। सांख्य दर्शन के कौन थे? कपिल, जो सबसे पुराना दर्शन है, ये भी लिखो, सबसे पुराना दर्शन में सबसे पुराना सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन से ज्ञान प्राप्त हुआ था महात्मा बुद्ध को, जैन को, ठीक है। सांख्य दर्शन, चावक दर्शन, और हो गया फिर न्याय का दर्शन, न्याय भी नाम था एक दर्शन का। तीसरा लिखो न्याय, कौन थे? गौतम, महात्मा बुद्ध नहीं, नाम था गौतम इनका, महात्मा बुद्ध नहीं थे ये। चौथा योग, योग दर्शन के पतंजलि, जैसे योग के रामदेव बाबा हैं, योग करते हैं, और उनका प्रोडक्ट कौन सा है? पतंजलि, तो योग के पतंजलि, ठीक है। पाँचवा चावक दर्शन हो गया, सांख्य हो गया, न्याय हो गया, योग हो गया, और कौन सा बचा है? लिखो पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, मीमांसा, पूर्व मीमांसा का कौन? जैमिनी, जैमिनी। सातवां छठा उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये सब फिलोसफी थे, आई मीन दर्शन थे। मीमांसा, बादरायण, बादरायण, ठीक है। अब सातवां लिखो वैशेषिक, वैशेषिक दर्शन का ऋषि कनाद या उलूक, कनाद या उलूक, ठीक है। ऋषि थे, कनाद ऋषि ही बोले थे कि जो दुनिया है वो छोटे छोटे आइटमों से बना हुआ है। किसी भी आइटम का परिभाषा दिए थे, परमाणु को परिभाषा कनाद ही, ऋषि कनाद नहीं, परमाणु को सबसे पहले परिभाषा दिया था, जो बहुत सारे पहले ही बता दिए थे कनाद ने कि दुनिया कोई भी चीज़, दुनिया नहीं, कोई भी चीज़ बहुत छोटे छोटे आइटमों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इसके बारे में कि किसे कहते हैं आइटम। 1 मीटर की कोई चीज़ है, उसका 10 अरवां भाग को आइटम बोलते हैं। जो नंगी आंखों से दिख भी नहीं सकता है, इतना छोटा करो कि इतना छोटा छोटा कर दो उसे कि वो दिखे नहीं। 1 मीटर के चीज़ को 10 अरब भाग में तोड़ दो तो वो 10 अरवां भाग को हम एटम बोलते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं। और एटम से भी छोटा उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। एटम से छोटा कौन हो गया? न्यूक्लियस, नाभिक, जो बीच में होता है जिससे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। उसके अंदर कौन कौन से होते हैं? उसके अंदर 2 चीज़ होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर चक्कर लगाते रहता है चारों तरफ ऑर्बिट में, वो होता है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और नाभिक का जो वेट होता है ना, परमाणु का वेट, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वेट पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो नाभिक का वेट, और प्रोटॉन का जितना वेट और न्यूट्रॉन का जितना वेट उतना ही नाभिक का वेट, ठीक है। तो परमाणु का वेट भी उतना होता है दोनों को मिला के। आगे बढ़ेंगे केमिस्ट्री में उसको कि परमाणु से भी छोटा बताया गया था। पहले से बोला गया था सबसे दुनिया में छोटी चीज़ परमाणु ही है, एटम ही है, लेकिन उससे छोटा बदला कि साला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उसी में अंदर चक्कर लगाता है। मतलब चक्कर सिर्फ इलेक्ट्रॉन लगाता है, स्थिर रहता है ये दोनों नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। दोनों पे चार्ज जो होता है, एक पे प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। प्रोटॉन का वेट कितना होता है? 1.672, और न्यूट्रॉन का उससे ज़्यादा होता है 1.674 पॉइंट इंटू 10 टू द पावर माइनस मतलब होता है कुछ -19 होता है शायद, ठीक है। तो ये एक बार देख लेंगे उस टाइम, तो हो गया। फिर चार्ज तो होता नहीं न्यूट्रॉन पे, वो तो न्यूट्रॉन में पढ़ेंगे, हो गया। ये थी दर्शन, ख़त्म करो ये। अब दर्शन तो हो गया, अब हम क्या पढ़ें? इसमें सबसे पुराना कौन सा था? सांख्य दर्शन। तो क्या क्या हो गया? दर्शन हो गया, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, दर्शन, देवता, और क्या, सारा कुछ तो हो गया। ऋषि मुनि, हाँ एक और चीज़ लिख लो, प्रशासनिक व्यवस्था, आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था कैसा थी? जैसे कि मैंने बताया था कि राजा को एडवाइस देने वाला 2 चीज़ होता थी, सभा, समिति, वो पंचायत में हम लोग पढ़ लिए थे। 2 संस्था थी, सभा जो श्रेष्ठ और उच्च लोगों के लिए थी, श्रेष्ठ और संबंधित लोगों के लिए सभा थी, और सामान्य लोगों के लिए समिति थी। समिति के अध्यक्ष को ईशान बोला गया था, उसे तो पढ़ लिए। प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे छोटी इकाई कुलुक थी। सबसे छोटी इकाई क्या बोला गया था? पहले कुल थी, कुल से बड़ा ग्राम, ग्राम से बड़ा विश, विश से बड़ा जनपद या जन, उसके बाद राष्ट्र, ठीक है।
कुल के मुखिया को कुल परिवार को बोला जाता था, ठीक है, कुल परिवार। उस टाइम कुल मतलब परिवार हो गया, गांव तो ग्राम हो गया, आज के गांव ग्राम हो गया, 20 आज के हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया 20 हो गया, जन हो गया, राज्य आज का राज्य जो है वो जन हो गया, जनपद, और राष्ट्र हो गया आज का देश समझो उस टाइम के। तो कुल के मुखिया को कुल परिवार होता, परिवार के मुखिया किसे बोलते हैं? पिता को। पिता को कुलप बोला जाता था, ठीक है, पिता को कुलप बोला गया। कुल मतलब परिवार, परिवार के मुखिया पिता, और पिता को उस टाइम कुलप बोला गया, ठीक है। ग्राम, ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, ग्रामीणी, ठीक है। 20 के मुखिया को विस्पति, 20 के प्रधान को विस्पति। डीएम, आज का डीएम विस्पति हो गया। जनपद के मुखिया को राजन, ठीक है, राजन। और राष्ट्र, जनपद ही समझो, जनपद राष्ट्र एक ही है, जनपद आगे जाके महाजनपद बन जाएगा जब लोग आना स्टार्ट कर देते, तो राष्ट्र जनपद एक ही है, ठीक है। राजन ही इसका ही राजा था, राजा या महाराज जो भी बोलो, तो ये हो गया। सबसे छोटी, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल थी। अगर ऑप्शन में कुल या गांव हो तो मार देना, कुल हो तो कुल मारना, गांव हो तो ग्राम मारना, छोटी इकाई में, ठीक है। कुल के प्रधान कुलप, ग्राम के प्रधान ग्रामीणी, 20 के प्रधान विस्पति, जन के प्रधान राजन। राज्य अधिकारियों में सबसे ऊपर पुरोहित एवं सेनानायक। हाँ, इस टाइम जो थी, कुछ विधि लिख लो, इस टाइम जो थी वो स्त्रियों को, मतलब अगर स्त्रियां के पति मर गए हैं तो अपने देवर से शादी कर सकती थी। इस टाइम स्त्रियां को शिक्षा लेने का अधिकार था। पर्दा प्रथा प्रचलन नहीं था पर्दा का, ठीक है। और क्या, बस पर्दा प्रथा का लिख ही लो, इम्पोर्टेंट है। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, और बाल विवाह नहीं, पर्दा प्रथा नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं था, बाल विवाह नहीं था, ठीक है। और क्या, स्त्रियां पढ़ाई करती थी, मतलब विद्वान स्त्रियां थी तो हाँ थी, पढ़ाई लड़कियां करती थी। ऋग्वेद में लोक मुद्रा, ये सब विदुषी लड़कियां थी, मतलब पढ़ने वाली थी, तो थी, पढ़ाई होता था। स्त्रियां सभा एवं संसद में भाग लेती थी, तो हाँ स्त्रियां सभा में भाग लेती थी, हाँ स्त्रियों की स्थिति थोड़ा अच्छी थी। स्त्रियां यज्ञ में भाग लेती थी राजा के साथ, यज्ञ में अपने पति के साथ, यज्ञ में पति के साथ भाग लेती थी, तो हाँ भाग लेती थी वैदिक सभ्यता में, तो स्त्रियों की स्थिति थोड़ी अच्छी थी। और क्या, पर्दा प्रथा प्रचलन था, नहीं था। बाल विवाह थी, नहीं थी। स्त्री क्या, हाँ स्त्रियाँ पढ़ाई करती थी, मतलब विदुषी स्त्रियाँ थी, स्त्री विदुषी, मतलब विद्वान स्त्रियों के बारे में है चर्चा। हाँ, स्त्रियाँ सभा में भाग लेती थी, स्त्रियाँ सभा संसद में भाग लेती थी, तो हाँ लेती थी। स्त्रियाँ यज्ञ में पति के साथ भाग लेती थी, हाँ लेती थी। विधवा पुनर्विवाह था उसमें, तो हाँ था। स्त्री का पति मर गया हो, स्त्री का पति मर गया हो, तो पति मरने के बाद मतलब विधवा अपने पति के छोटे भाई अपने देवर से शादी कर सकती थी, ठीक है। जैसे आज भी होता है, अगर ऐसा कोई सिस्टम है तो विधवा का शादी तो होता ही है, तो उस समय अपने छोटे भाई, अपने पति के छोटे भाई देवर से शादी कर सकती थी विधवा। तो हो गया ये प्रशासनिक व्यवस्था, सारा कुछ हो गया, बस इतना ही है। वैदिक सभ्यता अब क्लोज हो गई है, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं अभी। जैसे में अब सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में कुछ अंतर हम लोग कर लेते हैं क्या, कि सिंधु सभ्यता में क्या क्या थी। तो इधर अंतर देख लो, सिंधु सभ्यता एंड वैदिक में अंतर, ठीक है। इधर सिंधु लिख लो, क्या कहा था सिंधु में, क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा सिंधु और वैदिक में अंतर बताओ, तो यहाँ लाइन बना दो, ठीक है। अब यहाँ बताओ कि सिंधु में क्या क्या थी, पहला लिखो। तो सिंधु सभ्यता में क्या थी, ये सभ्यता नगरीय थी, नगरीय थे, ये ग्रामीण थी, ये मातृसत्तात्मक, ठीक है, सत्तात्मक, ये पितृसत्तात्मक, मतलब पिता प्रधान तो पितृसत्तात्मक, ठीक है। तीसरा शहरी नियोजन थी, शहरी नियोजन के लिए फेमस थी,
शहरी नियोजन और जल निकासी के लिए फेमस थी। नियोजन, ये क्या थी, ये सामाजिक नियोजन के लिए फेमस थी, सामाजिक नियोजन। ठीक है, क्या था इसमें मुख्य व्यवसाय, कृषि प्लस पशुपालन, कृषि प्लस पशुपालन, इसमें भी कृषि प्लस पशुपालन। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, नगरीय सभ्यता थी, ये ग्रामीण थी, मातृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक था, शहरी व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी, कृषि पशुपालन थी, भाषा भी लिख दूँ क्या, पाँच। इसका लिपि कैसा था, यह भव चित्रात्मक थी, भव चित्रात्मक थी, लिखने की लिपि थी लेकिन लिखा नहीं गया था। ठीक है, मतलब जो लिखा गया था वो पढ़ा नहीं गया था, चित्र टाइप का था। ये संस्कृत थी, बोला गया था, लिखा नहीं गया था। वेद जो है वो बोला गया था संस्कृत में, लिखा नहीं गया था, इसलिए दोनों आदितासिक काल में ही है। हाँ, इसमें कांस्य की खोज हो गई थी, छठा पॉइंट लिखो, यहाँ के लोग कांस्य की खोज कर दी थी, कांस्य की खोज, तांबा में टीन मिला के कांस्य की खोज कर दिया था सिंधु वालों ने। और ये लोहे की खोज हो गई थी, लोहे की खोज। जैसे ही लोहे का खोज हुआ वैदिक काल के बीच में लोहा का खोज हुआ तो जो जन था वो जनपद में कन्वर्ट होने लगा, क्योंकि जन जो था वो कम लोगों के था। जब वहाँ पे बंदे लोग आना स्टार्ट कर देंगे ना, जैसे में लोहे खोज होगी तो क्रांति आएगी ना, एक से एक हथियार बनेगा, औजार बनेगा, तो बंदे लोग वहाँ पे भरने लगे थे व्यापार के लिए। तो वो जैसे जनपद था वो बड़ा होते गया, वो महाजनपद बन गया। तो भारत में उस टाइम 16 महाजनपद थे, आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, 16 महाजनपद के बारे में। वैदिक काल के बाद अगर हिस्ट्री में चलोगे तो इसके बाद जनपद ही पढ़ना है, महाजनपद। ठीक है, लेकिन बीच में बहुत सारे धर्म आ गए तो कुछ चेंजिंग हुआ। ठीक है, बहुत सारे धर्म और संप्रदाय आ गए, 72 संप्रदाय आए थे उस टाइम। ठीक है, 6वीं शताब्दी में वैदिक सभ्यता खत्म होने के बाद। तो इसके बाद हम धर्म के बारे में कुछ विचार कर लेंगे, कुछ बस चार प्रमुख धर्म है, 4-5 प्रमुख धर्म है, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। फिर महाजनपद में, फिर मगध में, ये सब एंट्री करेंगे। ठीक है, तो ये थी मेन। ठीक है, अगला कल क्लास करेंगे जनपद, जैनिज्म स्टार्ट करेंगे, जैन धर्म। ठीक है, फिर बौद्ध धर्म, फिर शैव धर्म, फिर वैष्णव धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, थोड़ा फिर ऐसे स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, इस्लाम धर्म भी स्टार्ट कर लेंगे थोड़ा, बस एक क्लास में सब गोल हो जाएगी उसी एक क्लास में। तो ये सब समझ गया ना। सिंधु सभ्यता कैसी थी, नगरीय थी, इसे ये शहरी नियोजन के लिए फेमस थी, ये ग्रामीण थी। ठीक है, मातृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक था, शहरी नियोजन थी, सामाजिक नियोजन में फेमस थी, कृषि पशुपालन। एक और लिख लो, प्रिय पशु। इसमें इस समय पहले एक और लिखो, शिव एवं मातृ देवी की पूजा होती थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता में मंदिर का कोई शासन नहीं मिला, ऐसे ही मंदिर का कोई शासन नहीं मिला है। तो शिव एवं मातृ देवी की पूजा होती थी, मतलब देवी और देवता दोनों की पूजा होती थी इस टाइम। और इस टाइम क्या हो गया था, इस समय कौन सी पूजा होती थी, इस समय तो शायद कुछ की पूजा होती नहीं थी। हाँ, शिव भगवान की पूजा होती थी, दोनों तो सेम ही था। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा डाउट है कि पूजा होती थी कि इसमें नहीं होती थी, लेकिन शिव भगवान की पूजा तो होती थी इस टाइम भी। ठीक है, तो इसमें छोड़ो, लेकिन सिंधु सभ्यता में शिव मतलब मूर्ति की दोनों पूजा होती थी, मातृ मतलब देवी और देवता दोनों की पूजा होती थी। ठीक है, इसमें भी देवता की, हाँ इसमें इंद्र तो था, इंद्र भगवान की पूजा, सॉरी, शिव एवं मातृ की पूजा होती थी इस समय में। इस समय इंद्र भगवान की पूजा होती थी और इंद्र फेमस थे, इंद्र की पूजा होती थी, इंद्र प्रिय थे देवता में। ऋग वैदिक काल में, फिर उत्तर वैदिक काल में प्रजापति आ जाते हैं। ठीक है, ये जो हैं ऋग वैदिक काल में इंद्र प्रिय थे, लेकिन फिर प्रजापति उत्तर वैदिक काल में प्रिय हो जाते हैं लोगों का, आर्यों का। ठीक है, तो इस समय सिंधु सभ्यता में शिव एवं मातृ देवी की पूजा होती थी, मतलब देवी एवं देवता की। इस समय इंद्र प्रिय थे ऋग वैदिक काल में, तो ऋग वैदिक में इंद्र की पूजा होती थी। ठीक है, और प्रजापति उत्तर वैदिक काल में प्रजापति का पूजा होने लगा था इंद्र के जगह पे। ठीक है, तो बस और क्या, 1-2 अंतर तो और। हाँ, इस समय जो था 8वां पॉइंट लिख लो, सिंधु सभ्यता में कौन से जानवर फेमस था, बैल फेमस था, बैल प्रिय था, बैल मुख्य था। ठीक है, मुख्य लिखो, बैल मुख्य था। और इस समय गेंडा का ज़्यादा चित्र मिला है, एक सिंग वाले गेंडा का बहुत सारे अंकन मिला है। इस समय कौन सा था, इस समय अगर देखो पहले मुख्य बोले, मुख्य पशु गाय,
और प्रिय पशु, आर्यों का प्रिय पशु लिखेगा, आर्य का प्रिय पशु घोड़ा। दोनों में जो ऑप्शन होगा मार देना, छोरा नहीं घोड़ा, ठीक है। आर्यों में बोले कि आर्यों का मुख्य पशु कौन सा था जिससे पूजा करते थे, तो वो मतलब गायों के लिए युद्ध हुआ करता था, तो गविष्टि शब्द बोला गया। और प्रिय पशु बोले तो घोड़ा बोला गया। घोड़ा का सबसे पहले 3000 ईसा पूर्व में ईरान के इलाके में यूज़ होना स्टार्ट हो गया था, तुर्की के इलाके में, उधर से ही घोड़ा इंडिया में आया था। बैल मुख्य थे, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है, सिंधु और वैदिक में, ठीक है। तो सिंधु और इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। अब बताओ, सबसे पहले छोटा समाज में सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? कुल। कुल के प्रधान को क्या बोला था? कुलप। कुल मतलब परिवार, परिवार के मुखिया पिता होते थे, तो उसको कुलप, कुलप बोला गया, ठीक है। ग्रामीण के मुखिया ग्रामीणी, विश्व के विस्पति, जन के जनपद, राजन। राज्याधिकारियों में सबसे प्रमुख कौन थे? पुरोहित, उसके बाद सेनानायक। बस इतना ही था, बाकी तो पिछले वीडियो में हो गया। तो वैदिक सभ्यता क्लोज हो गई है, वैदिक सभ्यता में कुछ नहीं बचा है, ठीक है। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे जैन धर्म का बारे में, ठीक है। बस जैन में स्टार्ट करेंगे, फिर हो सके तो मैं सोच रहा हूँ पहले कि जो हिस्ट्री ख़त्म कर दूँ, फिर ज्योग्राफी स्टार्ट कर दूँ, लेकिन लग रहा है हिस्ट्री में थोड़ी लंबी चली जाएगी, इसलिए मैं ज्योग्राफी स्टार्ट कर दे रहा हूँ। ज्योग्राफी पॉलिटी साथ में ही, एक एक क्लास के बाद हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे, फिर शायद पहले हिस्ट्री ख़त्म कर दें यहाँ पे। तो जिसे समझ ना आया हो वो कमेंट में मैसेज कर देना कि ये समझ नहीं आया है, ठीक है, या कोई भी इसमें किसी को डाउट लगे तो, ठीक है। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।